He is not there. Sri J.P. Agarwal to move that the bill to provide for social security to senior citizens and for matters connected therewith. जी Yes. मैं शुरू कर सकता हूं? दोबारा मूव तो नहीं करना। सभापति महोदय, मुझे बेहद खुशी है कि मैं बहुत दिन से इस कोशिश में था कि मेरा ये बिल मैं किसी तरह यहाँ पेश कर सकूं, और मुझे आज बेहद खुशी है कि मुझे वो मौका मिला कि मैं उन सर सुरेश भाई प्लीज हाँ, इसीलिए कि मैं जिन लोगों के लिए बात यहाँ रखना चाहता हूँ वो किन हालात में हैं, ये बिल उससे सीधा जुड़ता है। सवाल ये नहीं है कि हम सिर्फ उन सीनियर सिटीजन्स की पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये मोशन मूव कर दीजिए पहले। अच्छा सर, आई मूव द मोशन। आई एम सॉरी सर, आई मूव द मोशन। Yes. नाउ कैन आई स्टार्ट? You can. तो सवाल ये है कि वो किस हालात में हैं और वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। क्या ये कानून जो पहले से बने हुए हैं, क्या उनमें किसी सुधार की जरूरत है, और जरूरत है तो हम कहां तक उनको कर पाए, कहां तक हमने कोशिश करी कि हम उनको छू सके। सवाल ये है कि वो लोग जिनके लिए मैं ये बिल लाया हूं, उनके पास पैसा नहीं है। वो एक ऐसी उम्र पे आ गए, ऐसे पड़ाव पे आ गए कि उनको एक सहारे की जरूरत है। वो सहारा चाहे घर वालों से मिले, चाहे सरकार से मिले, और इसमें सरकार की जिम्मेदारी और भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो इस देश के नागरिक है और ऐसे हालात में है कि सरकार को उनकी तरफ देखना चाहिए और उनके लिए साधन जुटाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए ताकि उनको फायदा हो सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें से जिन्हें मां बाप की संज्ञा भी दी जा सकती है, चाहे वो दोनों जिंदा हैं, कई जगह दो में से एक जिंदा है, और उनके पास कोई साधन नहीं है। सारे दिन वो सड़क पर रहते हैं, पार्कों में रहते हैं, और खाने को उनके पास रोटी नहीं है। हमने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन हमने उन सीनियर सिटीजन के रूप में वो माँ बाप देखे हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, और ये वो लोग हैं जो खुद दुख सहते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो औलाद है, उनका जो समाज है, उनका जो परिवार है, वो खुशहाल रह सके और तंदुरुस्त रहे और इज्जत कमाए और नाम कमाए। ये वो लोग हैं जो सारा जीवन काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद वो जो भी काम करते हैं वो सीधा परिवार और देश के साथ जुड़ता है। अगर वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो पैदावार करते हैं तो वो सामान बिकता है तो देश की प्रोडक्शन के साथ वो जुड़ता है। वो जो कमा कर लाते हैं वो परिवार की आमदनी के साथ जुड़ता है। तो उन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज को दिया किसी न किसी रूप में, या कोई सैनिक है, या कोई पुलिस वाला है, या सरकारी कर्मचारी है, कहीं ना कहीं वो कार्यरत रहे और उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए या परिवार के लिए समर्पित किया। तो आज जरूरत है, और इनको दो हिस्सों में भी बांटा जा सकता है। कुछ हमारे ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल में भी आते हैं,
उनके हालात और भी बदतर हैं। कुछ ऐसे हैं जो पैसे वाले परिवार हैं, जिनके पास पैसा है, वो अपने साधन रख सकते हैं, वो अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, वो ऐशो आराम में जी सकते हैं। लेकिन उसके बनस्पत बहुत सारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो आज बहुत बुरी स्थिति में है। उन्हीं की चर्चा आज और आंकड़ों के साथ मैं यहां आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने कुछ दिन पहले राज्यसभा में फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक सवाल उठाया था और मेरी तीखी झड़प उस समय के गृह मंत्री से भी हुई थी कि हम उन्हें सिर्फ 4,000 रुपए पेंशन देते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। तो वो सरकार ने बढ़ाकर उसको 10,000 रुपए या 15,000 रुपए किया और कुछ और भी उनके साधन बढ़ाए थे। तो आज फिर वही वक्त है, फिर वो समय है जब हम कोई फैसला ले सकते हो। मैं सबसे आखिर में शायद सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो इस हाउस की एक परिपाटी चली हुई है कि कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल हम पेश करते हैं, आखिर में खड़े होकर हमें उसे वापस लेना पड़ता है। शायद मैं दरखास्त करूंगा कि वो इस बिल को माने, एडॉप्ट करें और कोशिश करें वो मेरी बात को मान जाए और उसमें सुधार करें। अब ये सामाजिक व्यवस्था में खराबी भी कही जा सकती है कि जो आज की हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो शायद उन परिवारों में पैसा नहीं है, जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं और वो खर्च करने के साथ साथ वो अपने उन बूढ़े माँ बाप की तरफ ध्यान कम देते हैं, कम तवज्जो देते हैं। तो ये एक सामाजिक परिस्थिति ऐसी हो गई जिसमें सरकार का दायित्व और ज्यादा बनता है ताकि वो सरकार उनके लिए और साधन मुहैया करा सके, जो मुझे लगता है आज के समय में बहुत कम है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं कि जो दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी है वो तकरीबन 500 या 1000 रुपए देती है। माफ करना, आज के समय में 1000 रुपए किसी एक आदमी को गुजारे लायक एक महीने की रोटी के लिए या रहने के लिए या मेडिकल फैसिलिटीज के लिए या आने जाने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। उसके अलावा कोई और पेंशन दी जाती है, वो शायद 1500 रुपए है, या मंत्री जी के यहां से कुछ शायद पेंशन बंदी भी है कुछ लोगों की। तो हाँ, कोई जो सोशल सिक्योरिटी जो भी है वो ऐसी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी तरफ इसलिए देख रहा था कि आपका ध्यान मेरी तरफ हो जाए। तो यही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम इस परिस्थिति को किसी तरह बदल सके। अब इसके 2, 3, 4 पहलू हैं। ये कौन लोग हैं, कितने हैं, हम इनको क्या देते हैं और ये हमसे क्या मदद की अपेक्षा करते हैं। अब ये इसकी कई जगह बहुत सारी व्याख्या दी गई कि आप सीनियर सिटीजन किसको कहेंगे, कौन लोग हैं। जैसे मैंने कई जगह के जो देश हैं उनकी मैंने अलग अलग व्याख्या पढ़ी, तो किसी में तो ये कहा गया कि वो जो वर्किंग जहां भी वो काम करता है अगर वहां से रिटायर हो जाता है और उसकी उम्र अगर 50 साल भी है तो भी वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएगा और उसको वो बेनिफिट्स सारे जो सरकार देना चाहती है देती है वो उसे मिलने चाहिए। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है वहां उसे 65 साल उन्होंने उम्र रखी है, यूके में 60 साल रखी है। ये तकरीबन 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं अलग अलग देशों ने अलग अलग कानून के साथ उसकी व्याख्या की है और उनको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा है और उसकी व्याख्या के साथ उन्होंने उसे अपने कानून में भी अलग अलग तब्दीलियां की हैं। अब ये कितना पैसा इनको मिल रहा है, वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट 2000 इसमें इन्होंने ये बताया है
कि जीडीपी के हिसाब से 1996 के आंकड़े, माफ करना एक बात मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये बड़ा अजीब लगता है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, जब भी हम कहीं से कोई आंकड़े निकालते हैं, तो वो आंकड़े आज की तारीख के कहीं नहीं मिलेंगे आपको। मैंने कोशिश करी, पिछले 10 साल के आंकड़े नहीं है हमारे पास। जो सबसे पुराना आंकड़ा जो जीडीपी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से जो पैसा दिया जा रहा है, वो 1996 के आंकड़ों पे दिया जा रहा है। तो फिर भी मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि एक मैंने इकट्ठा किया है डेटा। जैसे हिंदुस्तान में वो 1.88% है, श्रीलंका में 4.7% है, मलेशिया में 2.9% है, चाइना में 3.6% है, अर्जेंटीना में 12.4% है, ब्राजील में 12.2% है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सारे देशों के मुकाबले हिंदुस्तान में हम उनको सबसे कम पैसा दे रहे हैं, या जो भी साधन दे रहे हैं वो सारा मिलाकर वो इस नाकाफी है और हमें उसे बढ़ाना चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता कि हमसे भी बहुत छोटे छोटे देश, हमसे कमजोर देश, जिनके साधन कम है, जिनकी जीडीपी कम है, जिनकी प्रोडक्शन कम है, वो ज्यादा तवज्जो दें उन बुजुर्ग लोगों की तरफ, जो हम इतना बड़ा मुल्क, जो 100 करोड़ की आबादी से बड़ा मुल्क है और जिसका 12 लाख करोड़ का बजट है, वो उसमें उतना पैसा उन लोगों के लिए नहीं रखते। मुझे इस बात का अफसोस है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान देगी। अब मैं आपके सामने सीनियर सिटीजन, हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। मैंने बहुत कोशिश की, कई बार मैंने कोई जवाब भी मांगा तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा नहीं है, किसी एक जगह का आंकड़ा उन्होंने दिया, जो मेरे लिए नाकाफी था। लेकिन मैंने और देशों का आंकड़ा कि कितने परसेंट सीनियर सिटीजन हैं। जापान में 14% हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 12% हैं, स्वीडन में 18% हैं, ग्रेट ब्रिटेन में 16% हैं, ऑस्ट्रेलिया में 12% है, हॉलैंड में 20% है। तकरीबन 20% की आबादी किसी भी देश की सीनियर सिटीजन में आती है। अब जितना उनका बजट है उसके हिसाब से वो तकरीबन अपना पैसा उन लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, या उनके रिटायरमेंट स्कीम्स के ऊपर या बेनिफिट्स पे वो उनको देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो पॉपुलेशन है, मुझे नहीं मालूम ये आंकड़े सही हैं, कितने सही हैं और क्यों नहीं है। जब और जगह आपने देखा होगा 20% है, तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये देखने में कि हमारे यहां 60 साल से ऊपर के जिन लोगों की गिनती आपके नेट पे इन्होंने दी है, आंध्र प्रदेश में इन्होंने लिखा है कि सिर्फ 7.6% है, अरुणाचल प्रदेश में 4.5% है, असम में 5.8% है, बिहार में 6.6% है, उसके बाद दिल्ली 5.2% है, गोवा 8.3% है। ये और भी जगह के इन्होंने जितने आंकड़े यहां दिए हैं, तो ये तकरीबन सिवाय केरल के 10% जहां है, वहां सारे 7%, 6%, 8% के नीचे हैं, जो मुझे लगता है ये फिगर किसी सूरत में भी सही नहीं हो सकती। या तो हम ये माने कि रिटायरमेंट एज के बाद उनका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम है, हम ये माने कि उनके रिटायर होने के बाद वो 2, 4, 5 साल में उनका जीवन खत्म हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े सीनियर सिटीजन के हिसाब से किसी सूरत में भी सही होंगे। और मेरी मांग है, पुरजोर मांग है आपके द्वारा सरकार से, अगर उनके मंत्रियों के कान में मेरी बात जा रही हो, कि वो जरूर इस ओर देखें, या जो मंत्री यहाँ हैं कि वो इस ओर जरूर ध्यान दें कि ये आंकड़े मुझे नहीं लगता सही है। और ये अगर कहीं कोई इंटरनेशनल फोरम पे कोई इन चीजों को देखेगा तो बहुत ताज्जुब करेगा, या वो ये सोचेगा कि उनकी इतनी बुरी स्थिति है कि वो 5 साल में मर जाते हैं, 10 साल में मर जाते हैं।
सबका ध्यान अच्छी तरह से क्या आपके विषय पर है, क्योंकि सबको उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं बढ़ना है, चिंता मत करो। सरकार की बहुत सारी इसमें पॉलिसी हैं, कई स्कीम हैं जिसका इन्होंने एज पर 2001 सेंसस टोटल पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन वाज 7.7 करोड़। 7.7 करोड़ इज अबाउट 7 और 8%। और उसके बाद इन्होंने अलग अलग उसकी डिवीजन दिया है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट, जो जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 41 में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, और उसके साथ जो मेरे मुद्दे हैं ऑफिशियली इन यूनाइटेड नेशन, सब्सिक्वेंटली द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली व्हाइल अडॉप्टिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द राइट टू सोशल सिक्योरिटी, जो उन्होंने अलग अलग देशों के लिए अडॉप्ट किया, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशन ने कि इन लोगों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कि जो सोशल सिक्योरिटी पे, वो मैंने आंकड़े आपके सामने रखे, कितना कितना पैसा कौन कौन सा देश खर्च कर रहा है। उसके बाद तीसरा है, इन ए वर्ल्ड वेयर द जॉइंट फैमिली इज ब्रेकिंग डाउन, द children are unable to take care of their parents, millions of elderly face destitution. उसके बाद life expectancy is increasing while birth rates are on the decline. The share of population above the age of 60 is growing at a rapid rate. ये और जगह है, हमारे यहां ये नहीं है, जो मैंने अभी आपके सामने जो आंकड़े रखे मैंने। Population worldwide are aging. In India, while the total population is expected to rise by 49% to 1263.5 million in 2016, the number of aged persons aged 60 and above is expected to increase by 107% from 54.7 million to 113 million. अब जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर गेट द बेनिफिट ऑफ एडुकेट प्रोविडेंट फंड, ओल्ड एज पेंशन फंड्स एंड नेशनल सीनियर सिटीजन फंड टू लिव ए रीजनेबल decent life in their old age. The amount of old age pension which was ₹500 until recently should be increased. ये 500 की जगह भी इन्होंने 1000 कर दिया, जिससे भी मैं सहमत नहीं हूं। अब एक सर्कुलर प्रोविडेंट फंड का निकला है, जिसका मैं उल्लेख जरूर करना चाहता हूं, जिसमें वहां के कमिश्नर ने ये कहा कि जो लोग, जो कंपनियां प्रोविडेंट फंड का पैसा काटती हैं लेकिन वो जमा नहीं करती, उनको उन्होंने माफ कर दिया कि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मैं मंत्री जी आपसे दरखास्त करूंगा कि ये कौन कमिश्नर है प्रोविडेंट फंड का जी, और किस अधीन, किस धारा के तहत उसने ये कह दिया कि सरकारी पैसा है, वो प्रोविडेंट फंड का पैसा काटा जाता है, उस गरीब मजदूर से काटा जाता है इसलिए कि उसको बाद में उसके बेनिफिट दिए जा सके। उसने ये कहा कि जो एम्प्लॉयर है अगर वो पैसा नहीं जमा कर रहा बैंकों के अंदर तो उसको उसने माफ कर दिया। मैं चाहता हूं आप कानूनी कार्रवाई इस पे जरूर करें, मालूम करें, जो किसी डिपार्टमेंट में आता हो सर, किसी डिपार्टमेंट में आता हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि वो सीनियर सिटीजन का पैसा आपको उस तक पहुंच जाए और इस तरह की कोई भी ऑर्डर पास ना कर सके। ये मुझे बहुत सख्त एतराज है इसके ऊपर। In developed countries like Canada, the amount of full monthly pension that may be paid to any person for a month is $273.80 per month. अब आप अंदाजा लगाइए, जो वहां मिल रहा है, जो यहां मिल रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। और मुझे नहीं लगता, अगर शायद हम एक रोज की कार्रवाई के साथ हम इस कार्रवाई को लेते हैं और ये समझते हैं हमने 500 रुपए से 1000 रुपए कर दिए
तो ये बूढ़े माँ बाप जो हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इनका गुजारा हो जाएगा। आपने कभी उनकी हालत देखी है, जिस तरह से वो पेंशन के फॉर्म भर के लाते हैं? माफ करना, आप भी उन पे साइन करती होंगी उन फॉर्म के ऊपर। सारी तो उनकी जायदाद वो लिखवा लेते हैं उसमें, सारे उनके आई कार्ड की फोटो कॉपी लगवा लेते हैं। जब बैंक का अकाउंट खुलता है तो उससे गारंटी मांग लेते हैं और देते हैं मुझसे 1000 रुपए सिर्फ। और उसके बाद भी जब तक वो डिपार्टमेंट में जाकर 100 चक्कर नहीं लगा लेता वो गरीब आदमी, वो कमजोर औरत और आदमी, वो बुजुर्ग और बूढ़े, जब तक वो पेंशन उनको नहीं मिलती। आप निकाल कर देखें, जो जिस एजेंसी को भी वो पेंशन देनी है, क्या वो मंथली पेंशन देते हैं उनको? मेरे पास दिल्ली का आंकड़ा है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो पेंशन देनी थी 9-9 महीने, अभी भी 6 महीने की पेंशन बाकी है। आप बंद करें जो पैसा आप कहीं और खर्च करते हैं, लेकिन माफ करना, जो ये कानूनी पाबंदी होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है उन गरीब आदमी को पैसा देने का। आप क्या कहना चाहते हैं उनको कि जो पेंशन हमें तुम्हें 1000 रुपए देनी है, उसकी रोटी 6 महीने बाद खाना? 6 महीने आप भूखे सो, 6 महीने तुम कपड़े मत पहनो, 6 महीने किसी पार्क में जाके पेड़ से बंध कर खड़े हो जाओ, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, कपड़े की जरूरत नहीं है। तो माफ करना, हम कई बार बहुत बड़े बड़े काम करते समय इन गरीब आदमियों की, इनकी आत्माओं को नहीं देखते, इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन दिया है, ये चले जाएंगे, ये हमें जीवन देगा। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं उनके ऊपर हम इतनी सख्त निगाह रखें कि वो कानून की धाराओं से डरे और इस तरह के काम ना करें। एक दिन भी अगर उनमें से कोई भूखा सोता है तो माफ करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी लानत की बात होगी कि वो 60 साल 65 साल का आदमी एक रोटी के लिए तरस जाए हमारे राज के अंदर। हम कितने भी बड़े हो जाए, माफ करना, उनकी जो आशीर्वाद है उससे बड़े नहीं हो सकते कभी भी, और वो बद्दुआ बहुत दूर तक जाती है। एक मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे मालूम नहीं, हमें तो यही लगता है कि ये जो सरकारी एजेंसियां ये पेंशन देती हैं, यही ध्यान रखती हैं, यही कह देती हैं हमने रैन बसेरे खोल दिए, ओल्ड एज होम खोल दिए, स्कीमा चालू कर दी। लेकिन मैंने देखा सम यूनाइटेड स्टेट्स कंपनीज लाइक सीनियर हेल्पर्स, होम इंस्टेड सीनियर केयर, फर्स्ट लाइट होम केयर, होम हेल्पर्स, professional health care at home, visiting angels, all valley home care assistants, Medi home private care, concerning aging and comfort keepers offer long-term in-home care for seniors. अब आप देखिए तकरीबन 10-12 ऐसी एजेंसी हैं जो उन लोगों के लिए काम करती है और इनको सरकार की असिस्टेंस मिलती है। लेकिन हम में से, मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ लोगों को मालूम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे यहां कोई भी ऐसा काम, ऐसी एजेंसियां हैं जो इस तरह का काम कर रही हों और उन लोगों की मदद कर रही हों या उनके बारे में आवाज उठाती हैं। अगर करती भी होंगी तो मेरे ख्याल से आधा से ज्यादा पैसा तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देते होंगे, आधे को जो बचता होगा वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च करते होंगे। जो हाल आपने देखा होगा, कई बार उसमें आता है अखबारों में, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं वो जिन जगह रहते हैं, आपने कई बार अखबारों में उनके बारे में पढ़ा होगा, कितने बुरे हालात हैं उनके। उनको कोई देखने वाला नहीं है, वो नहाते नहीं, उनको कोई खाने देने वाला नहीं है, उनको जो जानवरों की तरह से रखा जाता है। और कई बार अखबारों में इसके बारे में चर्चा हुई, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं सुना कि जो भी एजेंसी जिसको सरकारी पैसा मिलता है वो काम कर रही है, उसको सजा मिला, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो, और हुई हो और जिसे दुनिया ने देखा हो। मान लीजिए आपने घर में बैठकर कोई कार्रवाई उसके खिलाफ कर ली, कोई चालान कर दिया, कुछ कर दिया और काम खत्म हो गया। लेकिन जो बाहर देखने वाले लोग हैं उनको तो नहीं मालूम इसके बारे में कि आपने क्या सजा उसको दी। आप
आजीवन कारावास देते हैं, आप फांसी की सजा देते हैं। क्यों देते हैं? दुनिया पढ़ती है अखबारों के अंदर कि साहब इस आदमी ने गलती करी है और इसलिए इसको ये सजा दे रहे हैं, तो आइंदा से और करने वाले ना करें। तो आज माफ करना, आज जरूरत है, मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि ऐसी बीसीओ एजेंसी चालू करें, क्योंकि हमारे देश की जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा है। तो आपके पास हर जगह ऐसी एजेंसियां होनी चाहिए जो उन गरीब आदमियों का ध्यान रखें, उन ओल्ड एज पेंशन धारक का ध्यान रखें। ये 60 साल से ऊपर की उम्र, 55 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वो साधन मुहैया कराएं और उनकी केयर करें, और ये सरकार उनको वो साधन मुहैया कराए। अब मैं आपके सामने अपनी कुछ मांग रखना चाहता हूं, जो मुझे लगता है जिसका कुछ मैंने उल्लेख अपने बिल में भी किया है। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा अगर आप देखें, आपने अखबार पढ़ती हैं, कितनी बार ये आता है कि जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको मार देते हैं जान से। वो किसी अच्छे फ्लैट या कोठी में रहते हैं, बच्चे उनके कहीं हैं या नहीं हैं तो बाहर हैं, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, कभी नौकर मार देता है, कभी जो वहां के वो प्रॉपर्टी वगैरह बेचने वाले होते हैं, कोई ना कोई काम आपने देखा होगा कि पता लगता है वो मर गए, पता लगता है किसी ने उनको जहर दे दिया, पता लगता है किसी ने गला घोट के मार दिया, और उसके बाद उस पर कब्जा हो जाता है। तो मेरी दरखास्त और मेरी मांग सरकार से यह है कि उनके पास हर ऐसे व्यक्ति की आंकड़ा होना चाहिए, गिनती होनी चाहिए, चाहे उसे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जोड़े, चाहे वो उसे पुलिस स्टेशन से जोड़े, चाहे वहां के दरोगा से जोड़े, चाहे वहां के डिप्टी कमिश्नर से जोड़े। उनके पास वो गिनती, वो घर, उन लोगों का कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल ऐसा होना चाहिए कि कभी कोई ऐसा हादसा हो तो ये ना हो कि उनकी जो बॉडी है वो 2-2, 3-3 दिन उस कमरे में सड़ती रहती है। उसके बाद जब बदबू आती है तो पड़ोसी कहते हैं कि इस घर में शायद कुछ हुआ है, और तब पुलिस आके उसे देखती है। तो मेरी दरखास्त यह है कि उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको सरकारी किसी एजेंसी से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा कि जो उनको खाना है, अब आपने बहुत सारे भंडारे लगते हैं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है उन लोगों पे जिनके माँ बाप घर में भूखे होते हैं और वो बाजार में जाके भंडारे करते हैं। मेरे पास ऐसे कई मैंने एग्जाम्पल देखे, माँ बाप के लिए उनके पास जगह नहीं है। तो मेरी दरखास्त ये है कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या जो परेशान हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जो साधन में गुजारा नहीं कर सकते, तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा साधन हो कि वो उनको गुरुद्वारों से या मंदिर से या किसी भी एक ऐसे, ये मैंने पढ़ा था इनके बारे में, जो इनका लोटस टेम्पल वाले हैं, इनका कोई इस तरह से भंडारा चलता है, कहीं ना कहीं उसे जोड़ें ताकि वो लोग कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा सकें और अपना पेट भर सकें। तीसरा मेरा है कि जो उनकी हेल्थ के बारे में है, गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी कि 1 रुपए रोज के ऊपर वो उनको हेल्थ केयर इंश्योरेंस देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसके साथ लोग जुड़े हैं अभी तक, क्योंकि कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। और मुझे नहीं लगता उस जो अखबार में एडवर्टाइजमेंट जो आया है उसके बाद से किसी ने भी जाकर उन लोगों को ये कहा है कि तुम इस स्कीम का फायदा उठा सके। एजेंसी कोई है नहीं, फोरम कोई है नहीं, आपकी मर्जी है, किसी कोई पढ़ा लिखा है, समझदार है, किसी का मन करा वो चला गया, वरना बाकी बहुत बुरी हालत में है। और आपको मालूम है कि आज कितनी बुरी हालत में मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में क्या हालत है, किस तरह की लाइनें लगती हैं, और अगर वो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम के हाथ पड़ गया तो उसके तो वो कपड़े बिकवा देते हैं, उसके मकान बिकवा देते हैं। एक दिन का 50-50 हजार का बिल, लाख का बिल, इनके पास तो वो पैसे नहीं है। तो 2 ही रास्ते हैं, अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो भी उसके पास साधन उतने नहीं है, तो 2 ही सूरत है, या तो उस बीमारी के साथ वो मर जाएगा, या वो कहीं से उधार लेगा, मकान बेचेगा, कपड़े बेचेगा, तब वो गुजारा करेगा। तो मेरी पुरजोर मांग है, और मैं आशा करता हूं सरकार इस बात को मानेगी कि आप उनको किसी तरह का कार्ड दे, कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन दे
ताकि वो लोग किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर मुफ्त इलाज करा सकेंगे। हार्ट की बीमारी है, लंग की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका बहुत महंगा इलाज है। वो इलाज आपके 1 रुपए की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो आपकी इंश्योरेंस है, उसमें भी शायद वो कवर नहीं हो पाएगा। तो आप अगर उनकी तादाद उस कार्ड के साथ वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सके और उनका सारा इलाज मुफ्त होना चाहिए।
जब मरा बाप तब तो आया नहीं वो, लेकिन बाद में आया यहां, और आने के बाद अपनी मां को फुसलाकर कहने लगा तुम मेरे साथ चलो, यहां क्या करोगी, और ये मकान बेच देते हैं, और रुपया इकट्ठा करा और जाते हुए उस मां को एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। अब आप अंदाजा लगाइए, वो तो वहां कोई जज साहब थे, उन्होंने शो मोटो वो केस कोर्ट में लिया और उसके बाद उसको वहां से बुलवाया एम्बेसी के थ्रू, और फिर उसने माफी मांगी और उसका पैसा उसको दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है उसके हिसाब से। ये सबसे ज्यादा खतरे में है लोग, सबसे ज्यादा खतरे में। तो मैं आशा करता हूं कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, कोई ऐसे अलग कोर्ट हो, कुछ हो जो इस पे रोक लग सके कि उनकी प्रॉपर्टी किसी के नाम में ट्रांसफर ना हो। मान लीजिए कोई जबरदस्ती बंदूक दिखाकर उनको कहता है साइन कर दो, और होते हैं ऐसे बहुत सारे केस, तो वो कैसे रुकेगा? आम साधारण तो नहीं रुकेगा, वो तो कह देगा, जज साहब के पास भी जाएगा तो वो कह देंगे देखो तुम्हारे दस्तखत हैं। वो बूढ़े को पता है, देख तो रहा नहीं वो, उसे मालूम नहीं वो काहे के दस्तखत हैं, उसे पता है क्या कह के दस्तखत करा लिए, किसने करा लिए। किसी भी तरह से हो सकता है सर, बहुत हो रहा है केस ये। तो मैं दरखास्त करूंगा कि इसकी तरफ भी सरकार ध्यान देगी। फिर बहुत सारी टैक्स हैं, मान लीजिए इनकम टैक्स है, उसकी को लगी बंदी इनकम है। अब कोई एक ऐसी जो आपने साधारण खाते पीते आदमी के लिए, कमाऊ आदमी के लिए, फर्मों के लिए जो स्लैब रखा है, वो स्लैब इनके लिए नहीं होना चाहिए। आप ये कह दें कि लाख रुपए महीने तक, 50,000 रुपए महीने तक, या कोई भी एक ऐसी ये कह दे सीनियर सिटीजन के ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। अगर एक लिमिट के बाद है तो बात अलग चीज है कि मान लीजिए उसके तो 10 लाख रुपए महीना किराया आ रहा है, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, जिसकी प्रॉपर्टी है भी, जिसका बिजनेस है, बिजनेस पे उसका कोई कब्जा नहीं है, बेटों का कब्जा है, औरों का कब्जा है। तो मेरी दरखास्त है कि इनकम टैक्स में भी उनको रिबेट मिलनी चाहिए। पेंशन में कह चुका। एक इंटरेस्ट फ्री लोन, अभी एक स्कीम मैंने सुना था कि बैंकों ने उसका गिरवी रखकर मकान और उनको महीना बांध दिया। अब वो कुछ लोग खुश हैं। मेरा कहना यह है कि अगर इन लोगों को कभी लोन चाहिए तो बैंक इन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दे। जो भी ये सीनियर सिटीजन है, इनको जब भी पैसे की जरूरत पड़े, कोई मुझे नहीं लगता इनको कोई 10 लाख रुपए चाहिएंगे, मुझे नहीं लगता इनको कोई लाखों रुपए चाहिएंगे, इनको चाहिएंगे 5,000, 10,000, 20,000, जो कोई अपना इलाज कराने के लिए जरूरत होगी उनको, या किसी और चीज के लिए जरूरत होगी। तो किसी तरह इसको उनकी जरूरत के साथ जोड़ा जाना चाहिए बैंकों के लोन को। और बैंक वाले ये सरकार ये देखे, जैसे एक बार पहले इंदिरा जी के जमाने में किशोर भाई को ध्यान होगा कि लोन मेले लगे थे, और बैंकों का नेशनलाइजेशन करने के बाद ये कहा गया कि आप गरीब आदमी को लोन दे, लोन मेला लगाकर उनको कहा गया, और बिगैर किसी सिक्योरिटी के। तो इससे बढ़िया लोन मेला और किसके लिए हो सकता है ऐसा? जो ये हमारे सीनियर सिटीजन हैं, इनके लिए लोन मेले लगा दें कि एक लिमिट रख दें कि 65 साल से ऊपर के जो ये गरीब आदमी हैं, चाहे बीपीएल में आ जाए या किसी और में आ जाए, इनको हम 10,000 रुपए, 15,000 रुपए तक एक तरफा एक मुश्त पैसा देंगे, जो भी चाहे ले। बहुत पैसा है बैंकों में, आपने अरबों रुपए अमीर आदमियों को दे दी, अरबों खरबों माफ कर दिया उनका, 1 लाख करोड़ माफ कर दिया, ले गए लूट के। 2 लाख करोड़, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई, डूब गई, बैड डेट हो गए, और बैंकों ने माफ कर दिया, 1 मिनट में हाथ खड़े कर दिया। हम क्या करें? इनको दे दो, ले उनसे, उनके पास तो कानूनी पेच लगा के आप पैसा वसूल कर सकते हो, दे, उनको जरूरत है पैसे की। उसके बाद उनको 90% तक, मैं तो कहूंगा फ्री दे दो। आप एमपीओ को फ्री देते हो, एक्सएमपी को फ्री देते हो, एयर और रेल टिकट दे दो इनको। 90% तक जाना है, अपनी बेटी से मिलने जाना है उसको, अपने बेटे से मिलने जाना है, तीर्थ पे जाना चाहते हैं। कहां जाते हैं ये लोग? ये व्यापार करने थोड़ी जाते हैं, इनकी जरूरत है। दवाई खा रहा है, मर रहा है, भाग रहा है, रेल में कहां सफर करने जाएगा? शौक के लिए थोड़ी जाएगा सर, चौपाटी पे घूमने थोड़ी जाएगा। वो जाएगा, कहेगा वैष्णो देवी जाना है मुझे,
या किसी और तीर्थ पे जाना है, तो मेरी सरकार से मांग होगी कि आप इनकी उसमें एयर और रेल टिकट में 90% तक आप इसमें छूट दें। ओल्ड एज हाउसेस के बारे में भी मैंने आपको औरों के मुकाबले में बताया कि ये जो ओल्ड एज हाउसेस हैं इस तरह यहाँ बनाएं और सुविधा दें, अच्छे साधन मुहैया कराएं, उसके अंदर इंडोर गेम्स रखें, अखबार रखें, मैगजीन रखें। अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है, कोई लिखाई पढ़ाई का किसी को शौक हो, उस तरह के साधन हो, उसको किसी से जोड़ें ताकि वो वहां उसका काम कर सके। और उन एनजीओ को जो इन लोगों के लिए काम करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और बल्कि मैं तो कहता हूं ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके साथ जोड़ो। आप परमिशन जब मिलेगी जब तू ओल्ड एज होम बनाएगा, नहीं दो आप इन मिलों को परमिशन, मत दो आप उनके शेयर निकालने की परमिशन मत दो। सब्सक्राइब कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्चे कर रहे हैं जनता के, और खुद माफ करना कहना नहीं चाहिए, एक मैंने पढ़ा था उससे कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, अपनी बीवी को उसने बोइंग गिफ्ट करा उसके जन्मदिन पे। क्या मजाक है? एक आदमी अपने बाप को खाना नहीं खिला पा रहा, अपनी मां को खाना नहीं खिला पा रहा, और क्या आप एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं? ये समाजवाद है, ये सोशल वेलफेयर स्टेट है। मजाक बना दिया कि अपनी बीवी को इससे बड़ा गिफ्ट, अरे दुनिया में दे। माफ करना, बनाइए कानून सख्त से सख्त। 50% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जो खाने की तलाश में मारे मारे घूमते हैं, रोटी की और रोजगार की तलाश में मारे मारे घूमते हैं। और हम क्या दिखाना चाहते हैं उनको? उनका देश नहीं है, उन्होंने इस देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने अपना खून नहीं दिया, उनके मां बाप जेल नहीं गए, लेकिन दिखा रहे हैं ये कि हम बड़े हैं। इंक्रीज इन पेंशन मनी जो मैंने आपके सामने रखा अभी, अब इन्होंने एक मैंने इनकी कोई स्कीम देखी थी कि ट्राइब्यूनल बनेंगे, सब डिवीजन में ट्रिब्यूनल होने चाहिए। ट्रिब्यूनल हमने बना रखे हैं एक डिस्ट्रिक्ट में या पता नहीं कितने, उन्होंने मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूं। अब मुझे तो मालूम नहीं सर, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, कहां पे ट्रिब्यूनल है, कहां जाकर वो अपने ट्रिब्यूनल में अपनी शिकायत कर रहा है, वो उसे तंग कर रहा है, सिवाय एक एसएचओ पे जाकर किसी पुलिस स्टेशन में वो जाके बैठ जाता है, मेरी मदद कर दो। मुझे तो मालूम नहीं, मैंने नहीं देखा सर, हो सकता है यहां और लोग ज्यादा समझदार हों, उनको मालूम हो इसके बारे में कि कहां ट्रिब्यूनल खुले हुए। उसको आप ये कह रहे हैं, भाई आप ऐसी साधन ऐसे मुहैया कराइए कि वो वहां पहुंच सके, उसे मालूम हो। आपने बना दिए उनके लिए और आपको मालूम है, उसको मालूम नहीं, तो फायदा क्या ऐसे ट्रिब्यूनल बनाने का? क्या कानूनी पेचीदगी है, क्या कानून की पाबंदी है उसके ऊपर जो वो इन लोगों के लिए काम करे? और एक मैं ये कहना चाहता हूं कि 55 साल होनी चाहिए। जो सीनियर सिटीजन का इन्होंने कोई 65 कहता है, कोई 60 कहता है, कोई कुछ कहता है, वो 55 होनी चाहिए, वहां से शुरू होता है। आपने सरकारी उसकी एज बढ़ा दी और वो 65 तक करके ले गए, लेकिन माफ करना बहुत सारे लोग हैं प्राइवेट हैं और हैं, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। वो आपकी सारी गवर्नमेंट एजेंसियों का भी कायदे कानून एक से नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आपको इसकी वो कम करनी चाहिए। एक मैं जरूर चाहता हूं कि सरकार आंकड़े जरूर रखे इन चीजों के, और उस आंकड़ों में उसका डिवीजन भी करे कि अगर सीनियर सिटीजन है तो किस कैटेगरी के सीनियर सिटीजन है। पैसे वाले सीनियर सिटीजन है, कम पैसे वाले सीनियर सिटीजन है, इनकम टैक्स पे ही सीनियर सिटीजन है, या बीपीएल वाले सीनियर सिटीजन है, राशन की लाइन में खड़े होने वाले सीनियर सिटीजन है,
जे क्लस्टर में रहने वाले सीनियर सिटीजन, सड़क पर पटरी पर पड़े हुए हैं वो सीनियर सिटीजन है, उनके उसी हिसाब से आंकड़े होने चाहिए, उनको जो फैसिलिटी दी जाने वाली है वो होना चाहिए। और जो भी डिपार्टमेंट सरकार का काम करता हो, जो भी मिनिस्ट्री काम करती हो, वो मिनिस्ट्री सिर्फ ये नहीं कि होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, बस चल गई सरकार। माफ करना, उससे बढ़िया मजबूत और बढ़िया काम करने वाली अगर कोई मिनिस्ट्री है तो माफ करना आपको मिली है। अगर आप डंडा उठा लेंगे तो सारा देश आपकी तरफ देखेगा। छोड़ना मत मानना 500 रुपए को, मत मानना 1000 रुपए महीने को, करो कुछ। जो करता है उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है, जो समय बिताकर चले जाते हैं माफ करना उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता। तो आज वक्त मिला है आपको दोस्तों, आप मेरे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये बात। कितने पेंशन धारक हैं? है सर? आप चाहते हैं बंद कर दूं? बोले अभी बोलो, भोला सिंह जी बोलिए। सब बड़ा दर्द है मेरे दिल में, बड़ा दर्द है जी, चलिए। बड़ा दर्द है सर। जयप्रकाश जी को इनको बैंक से, जैसे मैंने कहा, सहायता मिलनी चाहिए। कम्युनिटी वर्क में इनको लगाया जा सकता है। आप जहां भी सरकारी परमिशन होती है, सरकारी एजेंसियां, सरकारी कमेटियां, सरकारी बोर्ड बनते हैं, परसेंटेज मान दो आप इनकी। आप ये कहो सीनियर सिटीजन जो आपके रजिस्टर्ड हैं उनको भेजो, 4-4, 5-5 हर एक में लगाइए आप इनको, उनसे काम ले। 65 साल के बाद आपने तो उनको बाहर कर दिया, लेकिन बाहर सड़क पे बैठा हुआ है वो, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसके एक्सपीरियंस की यूटिलिटी क्या है, जोड़ दीजिए उनको। अब नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स एस्टेब्लिश विद सेंट्रल असिस्टेंस, अब आपके सामने जो मैं दर्द अपना बता रहा था वो अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और ये 2011-12 का आंकड़ा है सरकारी। अरुणाचल प्रदेश 0, असम 11, बिहार 1, छत्तीसगढ़ 2, दिल्ली 1, हरियाणा 7, हिमाचल प्रदेश 1, कर्नाटका 50, केरल 2, मध्य प्रदेश 4, महाराष्ट्र 16, मणिपुर 15, उड़ीसा 44, पंजाब 5, तमिलनाडु 42। इस तरह करके ये आंकड़े आपके पास है। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा 112 ये है। मेरा कहना, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है आपसे कि जिस समय मैंने ये बिल गिरा था उस समय मुझे नहीं लगा था कि मैं शायद कभी भी मुझे मौका मिलेगा, बैलेट में आएगा नहीं आएगा, मुझे मौका मिलेगा मैं यहां खड़े होकर जो मेरा दर्द है, जिसे मैं इस समय समाज में देख रहा हूं पिछले 50 साल में, 60 साल में, मैं कभी उसे कह पाऊंगा। आज भी उन लोगों की जगह कम से कम मेरी निगाह में एक भगवान के बराबर है। और मेरे को बड़ा दुख होता है जिस समय वो अपने पेंशन के फॉर्म साइन कराने आते हैं। आज वक्त है हम कुछ ऐसा करें जिसे दुनिया देखे, हम कुछ ऐसा करें कि हमें बाकी देश हमारे बारे में मिसाल देकर अपनी अपनी पार्लियामेंट में ये कहें हिंदुस्तान में इतना बढ़िया काम होता है। इसमें सारी चीज में पैसा नहीं लगने वाला, इसमें बहुत सारी चीजें सिर्फ मैनेजमेंट की है मंत्री जी, कि आप सिर्फ मैनेजमेंट के साथ उन चीजों को ठीक करेंगे, लोगों के साथ जोड़ेंगे, मुहैया कराएंगे तो वो पैसा नहीं लगेगा, पैसा सिर्फ पेंशन में लगेगा। दे क्या हर्ज है आपको, किसी साधन की कमी नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं सरकार से और मांग करता हूं कि जो बिल मैंने यहां रखा है, इस बिल को जो औपचारिकता आपकी होती है
जनरली प्राइवेट मेंबर बिल की, उससे ऊपर उठकर देखें और हो सके तो आप इसे एडॉप्ट करें और सरकार इसे मंजूर करे और इसे लागू करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।